नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संविधान के क्लास की सीरीज में आज की जो क्लास है वो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20, 21 और 22 पर आधारित है। इसके पहले के मौलिक अधिकारों पर हम चर्चा कर चुके हैं, डिटेल चर्चा की गई है। आप सभी अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और चलिए फिर आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम समझते हैं पहला जो हमारा आपका जो टॉपिक है अनुच्छेद 20। राइट टू फ्रीडम में अनुच्छेद जो 20 है, दो सिद्धि से संरक्षण। अब इसमें जो पहला खंड है ये कहता है, अनुच्छेद 20 का पहला एक कहता है एक्स फैक्टो लॉ। ये कहता है कि भूतलक्षी विधान से निषेध, भूतलक्षी विधान से निषेध। इसका मतलब ये होता है, कि आपराधिक कृत्य। देखिए बात समझिएगा, जो संसद द्वारा विधियां बनाई गई होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है आपराधिक विधि और एक होता है गैर आपराधिक विधि। गैर आपराधिक विधि इसमें आर्थिक विधि आ सकता है इत्यादि। ठीक है, बात समझिएगा। ऐसी विधियां जो अपराध के लिए हैं, उसमें जिस समय कोई अपराध किया गया है उस अपराध के लिए दंड या कानून जो होगा उसी हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, चाहे 10 साल बाद सजा दी जाए, चाहे 15 साल बाद सजा दी जाए। जैसे मान लीजिए वर्तमान में 2024 में जून के महीने में या अगस्त के महीने में किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया, इस समय कानून जो भी कानून है उस व्यक्ति को सजा भविष्य में चाहे जितने दिन बाद दी जाए, लेकिन जब सजा दी जाएगी तो वर्तमान जिस समय कोई अपराध किया गया है, अपराध किए जाने के समय जिस उसके लिए जो कानून है उसी कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। पहले या बाद के कानून के हिसाब से उसको सजा नहीं दी जाएगी। पहले कोई भी कानून था उससे मतलब नहीं है, भविष्य में कोई कानून होगा उसके लिए उससे मतलब नहीं है। जिस समय कोई अपराध किया गया उस समय उस अपराध के लिए क्या कानून है उसी कानून के साथ सजा दिया जाएगा, भले वो 10 साल या 20 साल बाद दिया जाए। यही मतलब होता है भूतलक्षी विधान का निषेध। लेकिन ऐसे कानून जो अपराध से संबंधित नहीं है, जो आर्थिक विधियों से संबंधित हैं, जो संपत्ति से संबंधित हैं या अन्य मामलों में, गैर आर्थिक मामलों में भूतलक्षी विधान को लागू किया जा सकता है। तो पहला ये कहता है एक्स फैक्टो लॉ, भूतलक्षी विधान का निषेध। ठीक है, दूसरा जो कहता है वो कहता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी, दोहरा जोखिम निषेध। दोहरा जोखिम निषेध, इसका मतलब क्या होता है? इसका ये देखो, ये अमेरिका से लिया गया है, ये जो लिया गया है डबल जियोपार्डी, ये अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा और अभियोजित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा, यही होता है दोहरा जोखिम। ठीक है, लेकिन ये न्यायालय के लिए होता है। जो दोहरा जोखिम का व्यवस्था है न्यायालय के लिए होता है कि न्यायालय एक से अधिक बार दंड नहीं देगा। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम करते थे और कंपनी में आपको चोरी के लिए पकड़ा गया, आपने कोई चोरी किया, धांधली किया हुआ है, तो एक बार उस कंपनी के द्वारा आपको कंपनी से निष्कासित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। एक दंड ये हो गया और फिर वो मैटर आपका न्यायालय में जाएगा तो फिर आप न्यायालय में दंडित होंगे। तो इसको 2 बार नहीं गिना जाएगा। न्यायालय ने एक बार ये सजा दिया हुआ है, वही गिनती होगी। कंपनी ने एक बार आपको निष्कासित किया, ये आपका दोहरे जोखिम में नहीं गिना जाएगा। तो जो दंड देने की बात है वो न्यायालय द्वारा दंड कितने बार दिया गया है वो गिना जाता है, काउंट होता है, ना कि इसके पहले की चीजों में। ठीक है, अब जिस कंपनी में आप गड़बड़ काम करेंगे कंपनी मालिक तो निकालेगा ही आपको, तो दंड देने की जो बात है गिनी जाती है ये न्यायालय द्वारा। ठीक, तो ये होता है डबल जियोपार्डी, अमेरिका से लिया गया है। कहता है दोहरा जोखिम निषेध है। किसी व्यक्ति को एक अपराध, अगर कोई व्यक्ति एक बार अपराध किया है तो एक बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तीसरा जो आपका है, तीसरा कहता है किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई कोई लगा हुआ है, इल्जाम लगा हुआ है कि वो चोरी किया, डकैती या हत्या या रेप कुछ भी किया हुआ है। अब पुलिस या राज्य उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं बना सकती कि तुम कबूल कर लो कि तुम ऐसा किए हो। अगर उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है तो इल्जाम आप सिद्ध करिए। अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं, कोई इल्जाम लगा तो इल्जाम सिद्ध करिए कि हाँ उसने किया हुआ है। तो इसका निष्कर्ष ये होता है किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि साक्ष्य जुटाने का कार्य राज्य का है। राज्य मतलब पुलिस का है। ठीक है, उसका उनका कर्तव्य है कि वो साक्ष्य लेकर के आए। बहरहाल इसके अपवाद हैं। वैसे हम तो मदद नहीं करेंगे अपने खिलाफ, हम अपने को ही अपराधी साबित करने के लिए मदद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे कुछ अपवाद हैं। जैसे कि अपवाद में जान सकते हैं, अपवाद उसके कुछ हैं, जैसे कि एक आपका जो है एक्ट लाया गया है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। इसमें कहा जा रहा है किसी अपराधी से उसका दोष सिद्ध करने के लिए राज्य आंख का निशान या फिंगरप्रिंट या ब्लड सैंपल राज्य ले सकती है। तो वैसे तो अगर हमें हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगा हुआ तो हम क्यों दें अपना प्रूफ? आप सिद्ध करिए कि हम अपराधी हैं, राज्य का काम है ये। लेकिन क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के ऊपर क्या इल्जाम है वो सिद्ध करने के क्रम में उस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट, आंख की पुतली का निशान और ब्लड सैंपल इत्यादि लिया जा सकता है। ये अपवाद समझिए। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं आप सभी को दोष उद्देश्य संरक्षण किस प्रकार से प्राप्त हो है व्यक्तियों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 है। ठीक, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। चलिए, अब जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार। बात समझिएगा, जीवन का अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि बस जीवन जिंदा रहे हम। अगर हम जिंदा हैं, केवल जिंदा तो पशु भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। अगर हम मानव हैं तो जिंदा रहने का मतलब ये नहीं होता है जीवन का अधिकार। इसके साथ साथ कुछ और चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि जिंदा रहने के अधिकार में क्या क्या शामिल है, जैसे कि आपका हो जाएगा स्वच्छ जल का अधिकार। स्वच्छ जल का अधिकार, ठीक है, इसी में आपका आ जाएगा पासपोर्ट वीजा का अधिकार। ठीक है, इसी में आपका आ जाएगा प्रेम विवाह का अधिकार। इसी में आपका आ जाएगा निद्रा का अधिकार। इसी में आपका आ जाएगा यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार। यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये विशाखा केस, एक विशाखा केस है, विशाखावाद 1997 में, विशाखावाद 97 में कहा गया कि यौन शोषण करना, किसी व्यक्ति का यौन शोषण उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। तो यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये जीवन का अधिकार है। और अगला जो है स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है वो जीवन का अधिकार है। और ये कहा गया सुभाष कुमारवाद 1991 में। ये कहा गया कि किसी व्यक्ति के जीवन का अधिकार संभव नहीं है यदि सरकार अपनी गलत नीतियों के माध्यम से पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, तो व्यक्ति का जीवन का अधिकार
खत्म हो सकता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भाई है, ठीक है। अगर सरकार ऐसी पॉलिसीज अपनाती है जिससे पर्यावरण दूषित होता है, तो अगर दूषित पर्यावरण है तो फिर हमारी जिंदगी कैसे रहेगा, यहाँ पर जिंदगी जी नहीं पाएंगे सही से, ठीक है। अगला जो हमारा अधिकार है, अगला जो मौलिक अधिकार है वह है निजता का मौलिक अधिकार। निजता का मौलिक अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अब देखिए ये एक विवाद है, इसका नाम है पुट्टा स्वामीवाद। पुट्टा स्वामीवाद 2017, ठीक है। पुट्टा स्वामीवाद 2017 में कहा गया कि जो कुछ व्यक्ति जैसे प्राइवेसी, कुछ प्राइवेसीज होती हैं, जैसे कि विवाह करना और सेक्सुअल रिलेशन बनाना, कपड़ा पहनना, ये सब हमारी कुछ प्राइवेसीज हैं। किसी से बात करना, ठीक है, ये सब प्राइवेसी की बात है। तो इस इन प्राइवेसी को कोई भंग नहीं करेगा। और आज का जो दौर है, सोशल मीडिया का जो दौर है, इसमें डाटा चोरी होने की बड़ी संभावना बढ़ गई है, ठीक है। दूसरे की वीडियो और फोटो या तमाम चीज़ों को लोग पा जाते हैं तो वायरल कर देते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। इसी के लिए राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार जो है जीवन का अधिकार माना गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला जो आपका है, अगला एक वाद हमारा आता है, उसका नाम है, यहाँ पर एक अधिकार और रहेगा भोजन का अधिकार। भोजन का अधिकार भी आपका जीवन का अधिकार है। अगला वाद आता है, अब यहाँ पे कुछ वाद और जान लीजिए। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक और वाद रहेगा अधिकार, जैसे कि किसी व्यक्ति के शारीरिक, एक गोपालनवाद, एक गोपालनवाद वाद 1950। इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति के शारीरिक अंग पर किया गया हमला जीवन के अधिकार के खिलाफ है, विरुद्ध है, तो जीवन का अधिकार संभव नहीं होगा। और इन्होंने एक गोपालनवाद में कहा गया कि अनुच्छेद 19, 21 एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। अब फिर एक वाद आया, अगला जो वाद आया, इस नाम बहुत महत्वपूर्ण वाद है, मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद 1978। अब देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकारों का विस्तार हो रहा है। इसमें इन्होंने कहा कि जीवन के अधिकार का तात्पर्य गरिमापूर्ण जीवन से है। गरिमापूर्ण जीवन से मतलब इज्जत के साथ जीने का, अगर हम जिए तो इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, वो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, ना कि पशु की बात जीना। तो पशु भी जी लेते हैं, लेकिन पशुओं की कोई विशेष इज्जत नहीं होती है। ये मानव अगर हैं तो हमें जीवन के अधिकार के तहत हमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। और ये मेनका गांधीवाद में जीवन के अधिकार की परिभाषा बताई गई। और इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी अधिकार 21 में निहित हैं, ठीक है, 21 में निहित हैं। तो इस तरीके से आशा करते हैं आप सभी, मतलब बिना अनुच्छेद 19 में जितने मौलिक अधिकार हैं, बिना उनको प्राप्त किए हमारा 21 का अधिकार पूरा ही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन का अधिकार मतलब गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, और 19 में दिए गए सभी अधिकार जो है वो 21 में अंतर्निहित हैं, समाहित हैं। तो आशा करते हैं तो समझ में आया होगा। फिर अगली क्लास मिलते हैं, धन्यवाद।